हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ प्रोन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लैक ऑफ प्रोन दिया किसने और किस ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है। तो ये चीज ध्यान से देखो। तो लैक ऑफ प्रोन को देने का श्रेय दो साइंटिस्ट को जाता है, जिनमें से एक साइंटिस्ट तो जेनेटिसिस्ट था, जेनेटिक्स का जानने वाला, उसका नाम था फ्रांकोइस जैकोब। फ्रांकोइस जैकोब, ठीक है। और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो एक बायोकेमिस्ट था, बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज रखता था, बायोकेमिस्ट था, और उसका नाम था जैक मोनेड। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही आता है, या कई बार 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है बेटा। इसको हम दोनों को मिलाकर के हम जर्नली कह देते हैं जैकोब एंड मैनोड। जैकोब एंड मोनेड ने लैक ऑफ प्रोन दिया है, तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, जैकोब एंड मोनेड। जैकोब फ्रांकोइस जैकोब था, वो एक जेनेटिसिस्ट था। जैक मोनेड ये एक बायोकेमिस्ट है बेटा, ठीक है। इन्होंने ये लैक ऑफ प्रोन दिया था 1961 में, ठीक है। और बेटा लैक ऑफ प्रोन उन्होंने शो किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ध्यान रखना, लैक ऑफ प्रोन किस में प्रेजेंट होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये दोनों साइंटिस्ट दे वर द फर्स्ट टू इलुसिडेट a transcriptionally regulated system, a transcriptionally regulated system। इस लाइन का क्या मतलब है? हमने कहा ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में जो ओप्रोन का रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, उसमें प्रीडोमिनेंट साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रेगुलेटेड सिस्टम दिया था। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके दिखाया था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है लैक ऑफ प्रोन में लैक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को। फिर इसका फंक्शन भी पूछते हैं, फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लैक्टोज जो होता है ये लैक ऑफ प्रोन में ड्यूअल रोल प्ले करता है, डबल रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? ड्यूअल, 2 रोल प्ले करता है। कैसे? सबसे पहले तो ये काम करता है एज एन इंड्यूसर के तौर पर एक्ट करता है। मतलब लैक ओप्रोन कैसा ओप्रोन है? इंड्यूसिबल ओप्रोन। दैट मीन्स नॉर्मली तो इस जीन का एक्सप्रेशन ऑफ रहता है, लेकिन जब इसको इंड्यूसर दिया जाता है तो जीन का एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम इंड्यूसर देंगे वो इंड्यूसर क्या होगा? लैक्टोज होगा। दूसरा इसका एक और रोल होता है, इस ओप्रोन में एक एंजाइम सिंथेसाइज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है बेटा? ये लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो लैक्टोज किसका काम कर रहा है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट का काम भी कर रहा है। तो लैक्टोज ड्यूअल रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ड्यूअल रोल कौन कौन से प्ले करता है? एक तो इंड्यूसर का काम करता है और दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम करता है। अब हम देख लेते हैं लैक ओप्रोन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ये किस किस से बना है। क्योंकि ओप्रोन के अंदर एक तो वो जीन्स होंगे जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होंगे, और दूसरा वो जीन्स होंगे या वो स्ट्रक्चर्स होंगे, वो रीजन्स होंगे जो उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लैक ऑफ प्रोन।
कि लैक ऑप्रोन के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसा कि हमने ऑप्रोन में बताया भी था, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रेगुलेटरी जीन। क्या होता है? रेगुलेटरी जीन। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑपरेटर रीजन। एक प्रोमोटर रीजन होता है, वो तो हमें पता ही है, प्रोमोटर तो होगा ही होगा अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसके अलावा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है ऑप्रोन का जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होना है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, और एक हो जाएगा प्रोमोटर। ठीक है, और क्योंकि ये इंड्यूसिबल ऑप्रोन है तो एक हो जाएगा आपका इंड्यूसर। तो देखो, इंड्यूसर तो बाहर से चाहिए होगा और ये ऑप्रोन के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसके रेगुलेटरी जीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, लैक ऑप्रोन में रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्मॉल आई है इट रेफर टू इनहिबिटर। स्मॉल आई इनहिबिटर को रेफर करता है, नॉट द इंड्यूसर। ये इंड्यूसर नहीं है। यहाँ पे स्मॉल आई को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी जीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक रिप्रेशर बनाता है, जो कि एक इनहिबिटर होता है लैक ऑप्रोन का, कि इसको स्विच ऑफ रखता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। ठीक है, दिस स्मॉल आई मतलब रेगुलेटरी जीन कॉल्ड फॉर द रिप्रेशर ऑफ लैक ऑप्रोन। मतलब ये जीन जब एक्सप्रेस होगा ना तो ये क्या बनाएगा, लैक ऑप्रोन के लिए रिप्रेशर बनाएगा। और बेटा इस लैक ऑप्रोन के रिप्रेशर की जो सिंथेसिस होती है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। दैट मीन्स रिप्रेशर इज सिंथेसाइज्ड, रिप्रेशर इज सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब चाहे लैक ऑप्रोन स्विच ऑफ रहे या लैक ऑप्रोन स्विच ऑन रहे, दोनों ही कंडीशंस में रेगुलेटरी जीन रिप्रेशर को बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो रिप्रेशर है जो रेगुलेटरी जीन बना रहा है, इसको किसके साथ बाइंड करना है, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करना है। लेकिन ये बाइंड करता है या नहीं करता वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो बात की कंडीशन है। लेकिन रेगुलेटरी जीन हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेशर को सिंथेसाइज करता रहता है, और इसीलिए रेगुलेटरी जीन में आई जो लेटर हमने यूज़ किया है वो इनहिबिटर के लिए यूज़ किया है, ना कि इंड्यूसर के लिए। ठीक है, ऑपरेटर रीजन की बात करें तो ऑपरेटर रीजन वो रीजन है जिससे रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट बाइंड करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, व्हेन रिप्रेशर प्रोटीन bind to operator, मान लो हम ये मान लेते हैं कि जो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है दैट इज रिप्रेशर, वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है, तो फिर क्या, इट प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज from transcribing the operon, मतलब क्या है, अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है बेटा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरोन को ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा। क्या नहीं करने देगा, ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है। अगर नहीं करता तो करने देगा, लेकिन अगर वो कर जाता है ऑपरेटर्स के साथ बाइंड, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा कि वो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ना करे। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या, तो लैक ऑप्रोन की अगर हम बात करें तो लैक ऑप्रोन में स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं बेटा वो 3 होते हैं।
3 टाइप्स के स्ट्रक्चरल जीन हैं इनके पास, और वो 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से भी एग्जामिनर पूछ लेता है। लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, इसी सीक्वेंस में आएंगे लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। अब क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाएंगे बेटा, तो ध्यान से देखना। लैक जेड जो है एट कॉर्ड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको शॉर्ट में हम बीटा गैल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, हम बार बार कह भी बता भी चुके हैं बेटा कि ये क्या करेगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इसलिए इस एंजाइम को हम क्या भी कह सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं लैक्टेज भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, ये केवीपीवाई एग्जाम्स में आया था। लैक्टेज एंजाइम किसको कह रहे हैं, लैक्टेज एंजाइम किसको कहेंगे, जो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएगा, और वो एंजाइम कौन सा है, ई कोलाई में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इसको हम लैक्टेज भी बोलते हैं। अब आता है लैक वाई। लैक वाई का क्या फंक्शन है, एट कॉर्ड्स फॉर परमिएज। कॉर्ड्स फॉर मतलब अगर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाए, मतलब ये जीन एक्सप्रेस हो जाए, तो ये क्या बनाएगा, परमिएज एंजाइम बनाएगा। अब परमिएज का क्या फंक्शन है, एट इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मतलब ई कोलाई की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, किसके लिए, टू द बीटा गैलेक्टोसाइड्स। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम कह रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो वो तो एंजाइम है, और अगर हम कह रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइड्स मतलब वो सबस्ट्रेट जिसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करेगा, और वो सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज है। तो एनसीईआरटी ने लैक्टोज वर्ड ना यूज करके यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया, बीटा गैलेक्टोसाइड्स। तो ध्यान रखना, या लैक्टेज बोल सकते हैं या बीटा गैलेक्टोसाइड्स बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो वो एंजाइम है जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे एक्ट करेगा, लैक्टेज वो एंजाइम है जो लैक्टोज पे एक्ट करेगा, ठीक है। और लैक ए जो जीन है इसका एट कॉर्ड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि ट्रांस एसिटाइलेशन कराता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, याद करने की कोशिश करना। पहला है लैक जेड जो है ये कॉर्ड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, जिसको हम लैक्टेज भी बोलते हैं। लैक वाई जो है ये परमिएज के लिए कॉर्ड करता है, जो कि ई कोलाई की सेल की परमेबिलिटी बढ़ाएगा बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए, जिसको हम लैक्टोज भी कहते हैं। और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज कराता है। अब कहने का मतलब क्या, देखो ये ई कोलाई की सेल है, ठीक है, ये हमारा ई कोलाई है, इसके सराउंडिंग में लैक्टोज है, लेकिन बेटा सराउंडिंग में लैक्टोज होने से थोड़ी ना कुछ होता है। ये तो इंड्यूसर का काम और सबस्ट्रेट का काम कब करेगा, जब लैक्टोज इसकी बॉडी में जाएगा। और बॉडी में जाने के लिए इसकी वॉल क्या होनी चाहिए, लैक्टोज के लिए परमिएबल होनी चाहिए। तो वो परमिएबिलिटी कौन बढ़ाएगा, परमिएज बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, परमिएज। तो लैक्टेज तो क्या करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन कब, जब पहले वो इसके अंदर एंटर करेगा। इसका मतलब पहले कौन एक्ट करेगा, परमेज, जो ई कोलाई की सेल की परमेबिलिटी बढ़ाएगा ताकि लैक्टोज किस में आ जाए, ई कोलाई की बॉडी में आ जाए। फिर लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। और लैक ए क्या कराएगा, ट्रांस एसिटाइलेशन कराता है। क्या कराता है, ट्रांस एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों जीन प्रोडक्ट है, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज,
ये तीनों के तीनों जीन प्रोडक्ट किस लिए चाहिए? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। ऑल दीज 3 जीन प्रोडक्ट्स are required for metabolism of lactose. लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंड्यूसर की, क्योंकि ये इंड्यूसिबल ऑपरोन है तो साथ में क्या चाहिएगा बेटा? इंड्यूसर भी चाहिएगा। तो इंड्यूसर क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूसर? तो इंड्यूसर क्या है? ये एक केमिकल है, ठीक है, दैट कैन रेगुलेट switching on and off of the operon। जो ऑप्रोन की स्विच ऑन या स्विच ऑफ कंडीशन को क्या कर सकता है बेटा? रेगुलेट कर सकता है। ध्यान से देखिए, इंड्यूसर क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जो ऑप्रोन को रेगुलेट करेगा कि कब ऑप्रोन स्विच ऑन होगा और कब ऑप्रोन स्विच ऑफ होगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, कैसे रेगुलेट करता है? इंड्यूसर क्या करेगा बेटा? रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट के साथ बाइंड करेगा, मतलब रिप्रेशर के साथ बाइंड करेगा। और जब ये रिप्रेशर के साथ बाइंड कर जाता है ना, तो ये रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है। रिप्रेशर को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। और रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ऑपरेटर को कवर नहीं करेगा। ऑपरेटर नॉट कवर्ड। और अगर ऑपरेटर कवर्ड नहीं होता है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लैक ऑपरोन में इंड्यूसर का काम करता कौन है? तो लैक ऑपरोन में इंड्यूसर का काम करता है लैक्टोज, या फिर एलोलैक्टोज भी कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कभी भी लैक ऑपरोन में इंड्यूसर का काम नहीं करते हैं। ध्यान रहे बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी लैक ऑपरोन में इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन कर सकते हैं? या तो लैक्टोज हो या फिर एलोलैक्टोज हो। ये किसका काम कर सकते हैं? इंड्यूसर का काम कर सकते हैं लैक ऑपरोन में। तो ये तो था बेसिक चीज़ें लैक ऑपरोन के बारे में। ठीक है, इससे आगे का जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है।